अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं। एक है शॉर्ट क्वेश्चंस और दूसरे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो जस्ट हमारे सिंपल से आसान से स्टेट्स होंगे या छोटे मोटे डेफिनेशंस होंगी या हमारे पास कोई प्रूफ होंगे। जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स हैं वो क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, जो क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल शॉर्ट कह रहा है स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रेफरेंस टू द वेक्टर प्रोडक्ट। हमने राइट हैंड रूल को वेक्टर प्रोडक्ट के हवाले से एक्सप्लेन करना है। राइट हैंड रूल हम करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स और जो चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे पास राइट हैंड रूल है वो वेक्टर की प्रोडक्ट के हवाले से है। आइए हम देखते हैं कि राइट हैंड रूल क्या है। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस का साइन लगाते हैं और दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी इनकी जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट क्या है, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जॉइन द टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। जब भी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने हमेशा वेक्टर की टेल्स को आपस में कंसाइड कर देना है। ए एंड बी टू डिफाइन देयर प्लेन, यानी जो वेक्टर ए और बी आपने लेने हैं बच्चों वो एक ही प्लेन के ऊपर होने चाहिए। एक प्लेन का मतलब क्या है, फर्ज करें ये मेरा हाथ है, ये एक प्लेन है। अब मैंने इसके ऊपर एक मार्कल इस तरह से रखा है और एक मार्कल मैंने इस तरह से रख दिया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक ही प्लेन पर दो मार्कर्स को रखा है, तो ये हमारे एक ही प्लेन के ऊपर दो वेक्टर्स भी इसी तरह से पड़े होंगे। तो ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि दो वेक्टर एक ही प्लेन के ऊपर उन्होंने बनाए हुए हैं। तो जी आगे जो असल डेफिनेशन है वो अब शुरू हो रही है। कह रहा है रोटेट फर्स्ट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यानी पहले वेक्टर की तरफ से आपने रोटेशन शुरू करनी है और दूसरे वेक्टर की तरफ आपने रोटेशन ज़ाहिर करनी है। तो अब हम राइट हैंड रूल को डायग्राम से भी समझेंगे। आगे देखें, कह रहा है थ्रू स्मॉलर ऑफ टू पॉसिबल एंगल, यानी यहाँ पर दो एंगल्स आपने यूज़ करने हैं। दोनों साइड से ही हम स्मॉलर एंगल यूज़ करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो हमने अभी कहा ए से बी रोटेट कर रहा है, ए से हम बी रोटेट कर रहे हैं, तो हमारी रोटेशन, हमारी फिंगर्स की रोटेशन ए से बी होनी चाहिए। बाई कीपिंग द थंब इरेक्ट, उसमें जो थंब है वो आपकी किसकी डायरेक्शन बताएगा। कह रहा है द थंब इरेक्ट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ और नॉर्मल वेक्टर एज शोन इन फिगर। तो इसको हम यहाँ पर ज़रा ड्रा करके देखते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर बच्चों ये वाला है ए, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास ये वाला बी। तो मैं चाह रहा हूँ ए से बी हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अब अगर मैं ए से बी मल्टीप्लाई यहाँ से कर रहा हूँ तो बच्चों मैं यहाँ से भी तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकता था। एक ये वाला एंगल है और एक हमारे पास ये वाला एंगल है। हमने कौन सा एंगल यूज़ करना है, डेफिनेशन में उसने कहा था स्मॉलर एंगल की तरफ से आपने मूव करना है। तो फिर इसका मतलब है कि ये पीछे वाला एंगल ज़्यादा है, हम ये रोटेशन नहीं ले सकते। तो हम रोटेशन कौन सी लेंगे, जो स्मॉलर एंगल वाली होगी बिटवीन टू वेक्टर्स, वो ही हम ले सकते हैं। अब राइट हैंड रूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फर्ज करें पहले वेक्टर की तरफ आपने राइट हैंड को प्लेस करना है, पहले वेक्टर की तरफ आपने राइट हैंड को प्लेस करना है। दूसरा वेक्टर मेरा इस तरफ है जहाँ मेरा मार्कर है, तो मैं अपने हाथ की फिंगर्स को बी वेक्टर्स की तरफ कर्ल कर रहा हूँ और जो थंब है वो मेरा ऊपर को इंडिकेट कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए और बी को जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ये जो थंब होगा वही आप इसकी डायरेक्शन बनाएंगे। अब पेपर से सवाल पैदा होता है, बाहर तो मैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन नहीं बना सकता, तो फिर हम पेपर पर यहाँ पर इसकी डायरेक्शन शो करते हैं ए क्रॉस बी, या इसको हम नॉर्मल बी कहते हैं। अब उसने कहा था दो पॉसिबल एंगल होने चाहिए। अभी तो एक पॉसिबल एंगल हो गया छोटा ये वाला, तो दूसरा छोटा पॉसिबल एंगल कौन सा हो सकता है। अगर मैं बी से ए पर आ जाऊं तो ये भी तो एक स्मॉलर एंगल है। तो अब बी से ए पर आएंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारे बी वेक्टर की तरफ हाथ आ गया, थंब मेरा इस वक्त नीचे है। तो ए वेक्टर की तरफ मैंने फिंगर कर की, थंब मेरा डाउनवर्ड जा रहा है।
तो जो डाउनवर्ड थंब है वो तो मैं यहाँ पर शो नहीं करवा सकता, तो फिर हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हम उसको कहाँ पर शो करवा देते हैं, नीचे की तरफ शो करवा देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो ये था बच्चों राइट हैंड रूल। उम्मीद करता हूँ आपको राइट हैंड रूल की समझ आई होगी। ये राइट हैंड रूल बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जाकर अप्लाई करेंगे फोर्स ऑन आ करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। दूसरा हम अप्लाई करेंगे फोर्स ऑन आ चार्ज मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। और भी जहाँ जहाँ बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला हमारा लगेगा, वहाँ वहाँ आप क्या लगाना शुरू कर देंगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो ये राइट हैंड रूल इस वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों का फाइंड इम्पल्स शो हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मोमेंटम, यानी हमारे पास इम्पल्स को डिफाइन करें और इसको रिलेट करें लीनियर मोमेंटम के जो और रिलेशन के भी दें। तो बच्चों इम्पल्स क्या होती है, जब एक लार्ज फोर्स किसी भी बॉडी पर अमल करे कितने टाइम के लिए, शॉर्ट इंटरवल के लिए। ये दो बातें आप अपनी डेफिनेशन में फोकस करें कि लार्ज फोर्स अमल करती है किस टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो देन जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स और टाइम का, इन्हीं दो चीज़ों का, लार्ज फोर्स का और शॉर्ट टाइम का, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स का फार्मूला क्या होगा, एफ इंटू टी होगा हमारे पास। अब उसने कहा था इसको मोमेंटम से रिलेट करें, तो हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। और एक्सेलरेशन का फार्मूला हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का चेंज अगर हम ओपन करें तो ये होगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड क्या हो जाएगा। तो अब ये डाटा जब मैं इधर एक्सेलरेशन में पुट करूँगा तो हमारे पास इम्पल्स का मोमेंटम से रिलेशन शुरू हो जाएगा। तो देखें ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मैंने उसकी वैल्यू लगा दिया डा वी एफ, मतलब माइनस वी आई ओवर टी। जो एम है ये बाहर है, ये अंदर दोनों चीज़ के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे आ रहा एम वी एफ प्लस एम वी डिवाइडेड बाई क्या है, टी। अब बच्चों इस साइड पर फोर्स है, इम्पल्स बनाने के लिए फोर्स के साथ चाहिए टाइम। तो ये टाइम इधर जो नीचे डिवाइड है, ये अगर एफ के साथ ज़र्ब हो जाए तो ये एफ मल्टीप्लाई बाई टी हमारा इम्पल्स बन जाएगा। और इस साइड पर मोमेंटम का क्या बन जाएगा, चेंज। तो ये एफ क्रॉस टी हमारे पास क्या आ गया, इम्पल्स। और ये एम वी एफ माइनस एम वी आई ये हमारे पास क्या हो गया, इम्पल्स। तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो हमारे पास है एम वी एफ, इसको फाइनल मोमेंटम कह देते हैं, माइनस। और इस तरफ क्या है, एम वी आई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। और यहीं पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम का क्या बन जाएगा, चेंज बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। तो एग्जांपल के तौर पर क्या है, इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। जो आइडियल गैस है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को ओबे करता है। और ये जब आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आती है। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें वो कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन बट देयर कोलिजन बिटवीन देम इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये था हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन की एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ। फर्ज करें बच्चों, ये आपके पास फ्लोर है, मैंने एक बॉल को इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे ड्रॉप किया, तो ये बॉल नीचे टकराने के बाद वापस इसी पॉइंट पर दोबारा आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है। अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूँ, हार्ड बॉल को मार्बल फ्लोर पर ड्रॉप करता हूँ,
तो ये नीचे आती है, टकराने के बाद ये वापस जाती है और दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर कोई लॉस्ट नहीं हुआ। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो चुकी है, कंजर्व। मतलब यहाँ पर जब ये कोलाइड किया, कुलयन हुई, टकराव हुआ, बट एनर्जी का लॉस्ट नहीं हुआ, एनर्जी कंजर्व रही। ऐसी कुलयन को हम बच्चों क्या कहते हैं, इलास्टिक कुलयन। अब दूसरी डेफिनेशन है इन इलास्टिक। तो जाहिर सी बात है वो इलास्टिक है, उसमें कंजर्व हो गई है, तो इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अ कुलयन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व इज कॉल्ड इन इलास्टिक कुलयन। कुलयन बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स इज कॉल्ड, कौन सी कुलयन होगी, इन इलास्टिक होगी। तो अगर मैं इसको इसी एग्जाम्पल के साथ बच्चों रिलेट करूँ, तो फर्स्ट करें ये बॉल है, मैंने इस रेफरेंस पॉइंट से ड्रॉप की, टकराने के बाद ये अपनी इनिशियल हाइट गेन नहीं करता, मतलब अपनी इनिशियल रेफरेंस पॉइंट से नीचे रहता है। इसका मतलब बॉल जब इस पॉइंट से टकराई थी, फ्लोर के साथ टकराई थी, तो यहाँ पर उसने क्या पैदा किया, साउंड एनर्जी पैदा की। कुछ फ्रिक्शन के ज़रिए क्या पैदा होगी, हीट भी पैदा होगी। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी कम होगी। दैट्स वाई वो अपनी इनिशियल हाइट को गेन नहीं कर पाता। इसी एनर्जी लॉस्ट को हम क्या कहते हैं, कि ये इलास्टिक कुलयन है। नेक्स्ट 2.4 है, कह रहा है शो डैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। तो वो कह रहा है कि आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी को फोर्स से रिलेट करना है, यानी मोमेंटम और फोर्स का आपस में रिलेशन ड्राइव करना है। आल्सो स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। बच्चों ये जो सेकंड पार्ट है, इसी का आंसर फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखा हुआ है। यानी वो आपसे पूछ रहा है न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ क्या बताएं, मोमेंटम। तो ये डेफिनेशन तो ऊपर लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम आता है, यहाँ से ही सेकंड पार्ट की डेफिनेशन आपकी पार्ट से बन, बट हम इसको क्या करेंगे, करेंगे। तो फर्स्ट के पास एक मैस है, ठीक है, वो वी आई वेलोसिटी से मूव कर, एक मैस है हमारे पास, वी आई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने पीछे से उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दी, बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ, मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज होगी और वो आगे मूव करता जा रहा है। कह रहा है कंसिडर बॉडी ऑफ मैस एम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी आई, an external force act on the body and change its velocity to vf in the time interval t, the acceleration produced by the body। जाहिर सी बात है वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी में चेंज तो एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। डेल्टा वी हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। अब चूंकि मैंने मोमेंटम और फोर्स का ताल्लुक बनाना है, तो हमें फोर्स भी चाहिए। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स आ जाती है F इज इक्वल टू एम में। एक्सरे का फार्मूला आप ऊपर देख रहे हैं, ये हम कर देंगे यहाँ पर। तो मैं किया तो हमारा रिलेशन बन गया F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब ये जो m है बच्चों, ये आगे दोनों v के साथ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। और ये जो आपको एम वी एफ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मोमेंटम फाइनल बन जाए, नीचे लिखा हुआ है। और हमारे पास एम वी आई है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल को इंजन कहते हैं। जैसे आपने ऊपर ओपन किया है ना, चेंज वेलोसिटी को वी एफ माइनस वी आई किया है, वैसे ही हम पी एफ वी आई कर सकते हैं, डेल्टा पी दोबारा से लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास फोर्स का फार्मूला आया है, एफ इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ये आपको नज़र आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट होता है टाइम के लिहाज से एक क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू द क्या होता है, फोर्स। तो ये देखें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो ये ऊपर लिखा भी हुआ है, बट टाइम नहीं लिखा। तो टाइम अगर ना भी लिखें तो खैर है हमारे पास। तो ये हो जाता है एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, डेल्टा पी ओवर टी। तो ये दोबारा से लिखना चाहें तो आप लिख लें, अदरवाइज ये ऊपर हमने फार्मूला ड्राइव कर दिया हुआ है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 2.5 शॉर्ट क्वेश्चन। टाइप शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट लॉ ऑफ द कंडीटर रिपोर्ट, यहाँ ऑफ कंजर्वेटिव मूवमेंट को लिखना, स्टेट करना है। इसकी स्टेट नहीं है, आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, कुछ जो आप कोई नया को नहीं है, तो आप लोग लिख कर वो देखते हैं टोनी डोनाइजेशन। ये जो सुना इसी की इंफॉर्मेशन है, मतलब कानून
कंडीशन मतलब किसी चीज कंजर्व कंजर्व कर एलिमेंटम को उसके रिक्वायरमेंट तो है, कंडीशन क्या है, सिस्टम चाहिए है, आइसोलेट चाहिए। बाहरी सिस्टम का है ऐसा जिसमें फिर से एक्स्ट्रा फोर्स हमारे ना कर अंदर भी उसके चल रहा होगा, में कोई नहीं आए तो हमारा अंदर मोमेंटम कम रहेगा, कौन रहेगा, तो इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसकी जो कंडीशन वो हमारे हमने आईटी से स्टार्ट दी है, ये आईटी की टाइम लिख देगी मैं कंडीशन। नेक्स्ट बच्चों हमारे साथ शो रेंज ऑफ एट एंड 45 डिग्री, बस आप प्रूफ कर देंगे प्रोजेक्टाइल 5 पर क्या है मैक्सिमम होती है। आपको पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। में हम कुछ एंगल लेंगे, एक 30 ले, एक मैं 5 ले रहा हूँ और एक यहाँ पर 60 ले रहा हूँ। जब हम जब को वो यहाँ पर थ्रो किया तो ये बॉल जाकर गिरी, ये वाली बॉल जाकर गिरी और ये वाली बॉल हमारे पास यहाँ पर गिरी। तो आप देख रहे हो 60 पर रेंज बराबर है, रेंज पर और जो रेंज है वो पर दोनों क्या इक्वल। जो उससे दूर है वो हमारे पास एंगल पर है, ग्राफ दे हैं 5 पर, ये रेंज मैक्सिमम है किस 45 डिग्री पर। ये बात आपने याद रखनी है और इसी को हम क्या करें प्रूव जा रहे हैं। तो नहीं देखिएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का होता है आर इज इक्वल टू स्क्वायर ओवर वी आई जी इंटू साइन 2 थीटा या वी साइन 2 थीटा जी। रेंज में होगा जब थीटा हैज इट्स मैक्स वैल्यू इक्वल टू 1। तो ये बच्चों मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कोई भी फार्मूले उसमें साइन आ जाए, कोज आ जाए, टेन आ जाए, कोई भी फंक्शन आ जाए, उन दोनों मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज होती है। साइन मैक्स वैल्यू 1 देता है, मिनिमम वैल्यू 0 देता है, कोस भी मैक्सिमम क्या देता है 1 और कोई मिनिमम वैल्यू क्या देता है 0, मैक्सिमम वैल्यू देता है मिनिमम वैल्यू देता है 0। जो साइन है वो 9 डिग्री पर है, साइन 0 देता है डिग्री 1 डिग्री पर, कोस मिनिमम रहता है 0 डिग्री और जो वैल्यू वो हमारे पास 40 डिग्री देता है, टेन पास 0 पर क्या देता है 180 ये देता है। तो बात आप रखें बहुत इंपॉर्टेंट सी भी फार्मूला और मिनिमम के मास ये रहता है। भारत में सिमम डिग्री पर, मिनिमम में 0 डिग्री और 80 डिग्री पर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर, मिनिमम 0 वैल्यू किस पर होती है 90 डिग्री, मिनिमम 140 डिग्री पर, इनकी मिनिमम वैल्यू 0 और 80 डिग्री। हमारे फार्मूले देखें, फार्म क्या है, साइन साइन की मैक्सिमम क्या होती है 1 एंगल होती है 90, तो आपने याद। तो हम रेंज करने के लिए साइन को हम करेंगे तो इनका होना चाहिए, तो हम इसे डाटा ही निकाल लेते हैं, 1 किया मिनिमम वैल्यू है, साइन जाके क्या हो गया इनवर्स, और जब इन्वर्स किया 90 डिग्री और 2 उधर जाने डिवाइड 90 के नीचे तो क्या 45, तो ये आपकी मैक्सिमम होती है किस पर 45 डिग्री। तो ये आ गया, ये वैल्यू में ऊपर यहाँ पर रख देनी है, जैसे ही मैंने रखी तो ये स्क्वायर ओवर जी साइन 45 की जगह 90 क्या हो जाता है बाकी स्क्वायर ओवर जी से। जब 2 थीटा सर 1 आ गया तो मैक्सिमम आ जाएगा वी आई स्क्वायर ओवर जी, फार्मूला एम्स के लिए आप जाना है, और रेंज मैक्सिमम किस डिग्री भी थी 45 डिग्री। शॉर्ट क्वेश्चन पार्टिंग है और आ जाता है हमारे एक न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 8 द वैल्यू ऑफ अटेन द प्रोजेक्टाइल एट 60 डिग्री। आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी हाइट से कर पूछ दो डाटा देखता है मैक्सिमम रेंज कितनी हमारे पास 100, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका आया था 60 डिग्री, हाइट फाइंड करी तो हाइट फार्मूला हमारा होता है sin थीटा 2, रेंज में से हमें उसकी वैल्यू दी हुई है, हम उसके फार को यहाँ पर लेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो आर होता है वी आई जी, तो जब आर तरफ बढ़ी तो वी आई किसके हो गया ई अक्स में, तो रेंज हाइट का होता है वी आई इंटू थीटा व जी, इसके से कितना आया चेक पुट करेंगे जी आर तो की जगह मैक्सिमम से जी क्या कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया मैक्सिमम साइन थीटा ओवर डिवाइड क्या हो जाएगा 2। आपने देखेंगे कर देना था जी ने किया या यही वैल्यू आपने रखी जो मैक्सिमम तो आ गई, एंगल पास आ गया 60 डिग्री और उसका क्या स्केयर हमारे पास 2 वैसे। तो जब हम सारा 16 साइन 60 का आंसर है √3/2 और ये 800 को डिवाइड किया 400, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, सारा कर करा के ऐड दिया हमारे आंसर जाएगा 100 मीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट बच्चा 2.8 कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर, यानी उसने हमें मैक्सिमम रेंज बता दी है। इसको हम लिखते हैं आर मैक्सिमम से, और इसका फार्मूला होता है VI² और इसकी वैल्यू कितनी है 800 मीटर। ये मैंने फार्मूला खुद से लिखा है ताकि हमारी आगे फार्मूले के अंदर जब हम पुट करेंगे तो इजी हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैपिटल एच आपने फाइंड करना है। जबकि वो कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, आर इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास जो हाइट का फार्मूला होता है वो होता है बच्चों VI² ओवर 2G मल्टीप्लाई बाय क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करने लगे हैं, हमारे फार्मूले में आपको ये नज़र आ रहा होगा VI² ओवर जी, तो VI² ओवर जी को हम आर मैक्सिमम कह सकते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या होगा, आर मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा ओवर नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आर मैक्सिमम की वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं 800 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, और साइन एंगल हमारे पास कितना था 60 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा ये काट के 400, और जो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का आंसर होता है √3/2 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल 100, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 मीटर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों है हमारे पास व्हाई डज हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस टारगेटली एड। वो कह रहा है कि एक हंटर ने एक बर्ड को निशाना बनाया जो कि दरख्त पर था, बट उसका निशान हो जाता है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक है और यहाँ वो हमारा बर्ड बैठा हुआ है। अब ये वो हंटर है, इसने यहाँ से निशाना इसको हिट करने के लिए ऐसे फेंका, बट वो एक्चुअल इस तरह जाने की बजाय वो कुछ नीचे से ऐसे गुजर गया। अब वो कहता है ये निशाना उसने मिस क्यों किया, मिस किस वजह से हुआ। तो आप मुझे बताएं किसी चीज़ को खींचने वाली जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर बच्चों यही है। आप सही पॉइंट आपने पकड़ा है कि नीचे चीज़ खींच रही है वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ग्रेविटी ने ही इसका निशाना क्या किया है, मिस किया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कह रहा है हंटर मिसेस द टारगेट बिकॉज बुलेट डज नॉट ट्रेवल स्ट्रेट बट ड्यू टू ग्रेविटी। वो नीचे जो आ जाता है उल्टी की वजह से आ जाता है। टू हिट द बर्ड हंटर मस्ट एम स्ली अबव बर्ड। तो वो कि अगर आप टारगेट को ना बनाना चाहता है, उसको समझ लग गई है कि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे पहले ही निशाना थोड़ा ऊखे, थोड़ा ने असर टारगेट से ऊपर रखे, क्योंकि एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आएगा और उस टारगेट बर्ड को हिट कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड डज नॉट हर्ट मोर एज कम्पेयर टू अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर। वो कह रहा है कि अगर एक शख्स कंक्रीट रोड पर गिरता है, यानी एक शख्स है वो बाइक चला रहा है या जो भी चला रहा है, तो वो कंक्रीट रोड के ऊपर गिरता है तो वो हर्ट होता है, उसको इंजरी हो जाती है, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो सैंड के ऊपर गिरता है तो उसको इतना नुकसान नहीं होता, ना तो कुछ होता है। तो वो मेन वजह क्या है, मेन वजह है टॉपिक इम्पल्स। इम्पल्स आपने पढ़ा था एफ और टी का क्या होता है प्रोडक्ट, और इसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा था व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब भी टाइम कुलयन का शॉर्ट होगा फोर्स जो असर करेगी वो ज़्यादा करेगी। यानी कंक्रीट रोड के ऊपर जब वो शख्स गिरा तो उस शख्स का कंक्रीट रोड के साथ जो कुलयन का टाइम था वो टाइम क्या लगा, कम लगा, जिसकी वजह से फोर्स का असर ज़्यादा हुआ और उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन जब वो रेत के ऊपर गिरता है, सैंड के ऊपर गिरता है, तो जाहिर सी बात है जब वो रेत के ऊपर गिरेगा तो वो रेत के अंदर थोड़ा सा प्रेस भी होगा,
रेत में अंदर थोड़ा सा धंस के जाएगा। तो जैसे ही वो रेत के अंदर प्रेस होगा, जो उसका टाइम होगा कुलयन का, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा फोर्स का असर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इम्पल्स कम हो जाएगी। दैट्स वाई वो इतना हार्ड नहीं होगा, इतना उसको नुकसान नहीं होगा जितना वो कंक्रीट है उसके ऊपर होगा। इसी तरह से बच्चों हेलमेट जो यूज़ करते हैं उसके पीछे भी यही लॉजिक है। जब आप हेलमेट के बगैर अगर आप सर ज़मीन के साथ लगता है, कंक्रीट रोड पर लगता है, तो आपकी का टाइम कम होगा और उसका असर ज़्यादा होगा, तो आपको ये ज़रूर होगी। लेकिन अगर यही आप टी गले या रेत रोड के ऊपर अगर स्लिप होते हैं या गिरते हैं, तो जैसे ही आप रेत या मिट्टी के ऊपर गिरते हैं तो आप रेत या मिट्टी के अंदर थोड़ा सा प्रेस होते हैं, तो वो कुल्लयन का टाइम, जो प्रेसिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, जिससे फोर्स का असर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डेट्स वाई हमारे पास नुकसान नहीं होता। इसी तरह से हेलमेट जब आप पहनते हैं, तो जो शख्स हेलमेट पहनता है वो अगर हेलमेट समेत अगर गिरता है, उसका सर कंक्रीट रोड पर लगता है, तो वहाँ पर वो अंदर जो फोम लगी होती है, जब आपका हेड उसके साथ बजता है तो फोम अंदर प्रेस होती है। उस प्रेसिंग टाइम में टाइम बढ़ जाता है, प्रेसिंग का फोर्स का असर वहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट्स वाई आप हेलमेट यूज़ करते हैं तो आपको इंजरी नहीं होती। आगे हमारे पास 2.3 शॉर्ट क्वेश्चन कटिंग है, 2.4 भी कटिंग है। आगे आ जाते हैं, हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 2.5। कह रहे हैं डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपको पता है एयर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमेशा चीज़ों को क्या करती है, अपोज करती है, और उसकी एनर्जी, मोमेंटम, पाथ, लेंथ जो भी है उसकी चीज़ को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो हम कहेंगे एयर रेजिस्टेंस रिड्यूसेस बोथ रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल पाथ था वो ये होना चाहिए था, उसको गिरना चाहिए था, लेकिन या एयर रेजिस्टेंस ने तो ऊपर जाने से भी रोका, ग्रेविटी ने भी जाहिर सी बात रोका, बट यहाँ पर मेन कंसर्न हमारा एयर रेजिस्टेंस है। तो जाने से रेजिस्टेंस ने रोका और आगे जाने से भी एयर रेजिस्टेंस ने रोका, यानी एयर यहाँ से अमल कर रही है और बॉडी आगे से आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसका पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक बॉल ऊपर जा रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर से एयर मालिक्यूल प्रेस करेंगे तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो ये एक्चुअल पाथ हमारा ये बना। इसके पीछे की वजह क्या है, एयर रेजिस्टेंस। The air resistance decreases the velocity of the projectile, which result trajectory falls short of parabolic path as shown in a figure। तो हम जानते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा/जी, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा/जी। ये हो जाएगा 2 जी। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो हाइट भी कम हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है तो रेंज भी कम हो जाएगी। मेरे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ लगा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।